मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस में एक बड़ा अच्छा सा एप्लीकेशन करने वाले हैं, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइड्रोलिक ब्रेक्स को जनरली हम लोग यूज करते हैं अपने सारे हैवी व्हीकल्स में। इट में बी कार, में बी ट्रक, में बी बस, इवन यहाँ तक अब तो जो हाई स्पीड बाइक्स होती हैं या थोड़ी बल्कि जो बाइक्स होती हैं उनमें भी हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक्स को यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक ब्रेक का जो मेन फीचर है या जो मेन बेनिफिट है वो सबसे बड़ा ये है कि जितने भी व्हील्स के ऊपर हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं तो हर व्हील के ऊपर सेम ब्रेकिंग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स एप्लीकेबल होता है, जिसकी वजह से जो स्किडिंग की पॉसिबिलिटीज हैं वो काफी कम हो जाती हैं। या ये मैं कहूंगा कि पूरे के पूरे व्हीकल के ऊपर एक जैसा कंट्रोल होता है, किसी पर्टिकुलर साइड में उसमें ट्विस्ट या इस तरह की इवेंट्स नहीं होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे जो मेन फीचर है वो वही पास्कल्स लॉ है। और पास्कल्स लॉ हमें क्या बताता है कि किसी भी पॉइंट पर ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो सेम होता है। बस इसी प्रोविजन को हम लोग यूज करते हैं, इसी पास्कल्स लॉ को हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स बनाने में। इसमें स्पेशली हम लोग एक मास्टर सिलेंडर यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस मास्टर सिलेंडर के अंदर ये एक पिस्टन होगा। पिस्टन को हम लोग एक लीवर की हेल्प से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ये पिस्टन अंदर जाता है, यहां से एक ट्यूबिंग के थ्रू जो जितने भी व्हील्स हैं हर व्हील के साथ जाएगी। अगर 2 व्हील्स हैं, 3 व्हील्स हैं, 4 व्हील्स हैं, व्हाटएवर सो, हर किसी के अंदर यही ट्यूब हमारी जाएगी। और इस ट्यूब को हम लोग यूज करना पसंद करते हैं फर्दर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसमें बेसिकली यहाँ पे ये दोनों साइड में पिस्टन्स लगे होते हैं और इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम लोग व्हील के अंदर पुट करते हैं। ये व्हील का हमारा इनर पार्ट है। अब इनर पार्ट के ऊपर व्हील की रिम लगी होती है, जस्ट लाइक। जैसे ही हम लोग यहां से इसको प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, फ्लूइड इसके अंदर आएगा। कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर आपने यहाँ पे इसको ओपन छोड़ रखा है। ये ओपन छोड़ रखा है दूसरे व्हील्स के लिए। हम लोग यहाँ से फर्दर तीसरे व्हील के लिए भी ले जा सकते हैं और चाहे तो इसको अगले व्हील के लिए इस तरह से हम लोग ले जाते हैं और फाइनली इसको हम लोग चोक कर देते हैं। तो ये डिफरेंट व्हील्स के लिए है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से दिखाया है। एक व्हील मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे, लिक्विड का फ्लो होगा और ये पिस्टन्स जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिस्टन बाहर निकलने की वजह से ये जो ब्रेक शूज थे, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ पैड ब्रेक, डिस्क ब्रेक, कैसे भी हो सकते हैं, ये जाकर के इससे टच होते हैं बाउंड्री से और फ्रिक्शन डेवलप करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोगों को ब्रेकिंग को अनब्रेकिंग करना होता है, वापस लाना होता है, तो हम यहाँ से पेडल के ऊपर से अपना जो प्रेशर है उसको रिलीज करते हैं और यहाँ एक स्प्रिंग लगी होती है जिसे हम लोग रीस्टोरिंग स्प्रिंग कहते हैं। ये रीस्टोरिंग स्प्रिंग वापस इन ब्रेक पैड्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगी, खींच लेगी और अल्टीमेटली हमारे व्हील्स जो हैं वो फ्री फ्रॉम ब्रेक हो जाएंगे। तो इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट था। अब इसका प्रॉपर डायग्राम जो हमें एग्जाम में बनाना है वो एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स की क्या बेनिफिट है और क्या इसका प्रिंसिपल है, ये देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ ये लीवर सिस्टम से ब्रेक पैडल हमने दिया, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया। यहाँ पे ये जो आपको पिंक कलर में फील्ड है ये इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस कोई लिक्विड है। यहां से पहला ये हमने एक व्हील दिखा दिया, बाकी व्हील्स के लिए ये लाइनिंग आगे शो की हुई है। ये हमारा आउटर व्हील है। आउटर व्हील के अंदर ये हमारे ब्रेक शूज हैं। ब्रेक शूज के ऊपर ये ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं S1 S2 और नो डाउट जब हम यहां से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये सिलेंडर्स हमारे बाहर निकलते हैं और जैसे ही ये सिलेंडर्स बाहर निकलेंगे तो नो डाउट ये ब्रेक पैड्स जो हैं वो हमारी ब्रेक ड्रम के साथ में फ्रिक्शनेट होते हैं और व्हील हमारा रुक जाता है या उसके ऊपर ब्रेकिंग फोर्स एप्लीकेबल होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं यहाँ से लीवर सिस्टम को वापस लेके आऊंगा तो क्या होगा, ये लिक्विड वापस जाएगा जिसकी वजह से ये दोनों पिस्टन जो थे वो अंदर जाएंगे।
अल्टीमेटली ये जो रीस्टोरिंग स्प्रिंग है इन ब्रेक पैड्स को वापस अपनी पोजीशन में ले आएगी, रीस्टोर कर लेगी और ब्रेक्स हमारे हट जाएंगे या ब्रेकिंग फोर्स हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अब एडवांटेज की बात करें डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, तो देखिए इक्वल रिटार्डिंग फोर्स ऑन ईच व्हील, ऐसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ये स्किडिंग को प्रिवेंट करता है और नो डाउट यहाँ चूंकि हम पास्कल्स लॉ को यूज कर रहे हैं तो एक लेसर फोर्स या लेसर इफेक्ट लगाने से, एफर्ट लगाने से हम लोगों को एक ग्रेटर इफेक्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बड़े से बड़े व्हीकल में भी बड़ी आसानी से ब्रेकिंग डेवलप कर सकते हैं। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू हाइड्रोलिक ब्रेक्स डियर स्टूडेंट्स। अब नो डाउट पास्कल्स लॉ हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ करना चाहेंगे और इस न्यूमेरिकल से हमें ये पता लगेगा कि हमने कितना यहाँ से सीख लिया। डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है, देखिए इन ए कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स ए फोर्स F1 on a small piston having a radius of 5 cm। नो डाउट जो पिस्टन का रेडियस है R1 वो मेरे को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहला काम मेरे को करना है 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब चूंकि सर्कुलर सिलेंडर है कहीं ना कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, इसके एरिया की, तो मैं एरिया भी निकाल ही लेता हूं। यहाँ पे स्मॉल 1 है इसलिए मैंने स्मॉल r लिया, स्मॉल a ले रहा हूं, दैट इज पाई r1 स्क्वायर, दैट इज पाई 5 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूं, उससे पहले ये सारी कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन में चल रही होनी चाहिए, मुझे समझ आ जाना चाहिए कि अगर ऐसा दे रखा है तो क्या पूछ सकता है वो मुझसे। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ए सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो पिस्टन है उसके बारे में इसने डिस्कशन करना शुरू किया। मैं यहां से R2 ले लेता हूं और इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो दैट इज 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसके एरिया की बात करूंगा तो बड़ा है इसलिए कैपिटल ए ले लिया मैंने, दैट इज पाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। इफ द मास ऑफ कार to be lifted is 1350 kilogram, what F1 or pressure be exerted to accomplish the task। यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में भी दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स इतना सारा पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है वो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो अब मैं यहाँ से सीख ही रहा हूँ, फिर दोबारा सीख लेता हूँ। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमारा कंपैरेटिवली बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और दूसरी तरफ कंपैरेटिवली छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ये पिस्टन छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ये पिस्टन बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया का। हम लोग यहाँ पे अपनी कार को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा करते हैं धुलाई के लिए या व्हाटएवर सो, और यहां से एक छोटा फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं तो एक बड़ा फोर्स ऊपर उठ जाता है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स यहाँ का प्रेशर स्मॉल p यहाँ के प्रेशर स्मॉल p के बराबर होगा। यहाँ के प्रेशर की बात मैं करूंगा तो स्मॉल फोर्स ओवर स्मॉल एरिया, यहाँ के प्रेशर की बात करूंगा तो कैपिटल फोर्स ओवर कैपिटल एरिया। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि वो जो छोटे पिस्टन की बात कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है और बड़े पिस्टन की बात कर रहा है तो इसकी बात कर रहा है। ये जो कार का मास है वो ये वाला दे रखा है। अब मैं नहीं समझता इस क्वेश्चन में कुछ बचा, अब तो बड़ा नॉर्मल सी चीज बची। क्या हम लोगों को यहाँ पे उसी फॉर्मूले को यूज करना है, स्मॉल mg ओवर स्मॉल एरिया इक्वल्स टू कैपिटल mg ओवर कैपिटल एरिया, यानी बिग फोर्स ओवर बिग एरिया इक्वल्स टू स्मॉल फोर्स स्मॉल एरिया। नो डाउट फोर्स की बात हम लोग कर रहे हैं तो स्मॉल g से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना ही चाहिए। अब फॉर्मूले में अगर मैं देखता हूं कैलकुलेशन के लिए तो निश्चित रूप से g से g कैंसिल आउट हो जाएगा और मैं इजीली इसमें क्या कर सकता हूं, m की वैल्यू निकाल सकता हूं। लेकिन मुझे ये देखना होगा कि उसने निकलवाया क्या है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू ए सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस दिस वन, इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज दिस वन, व्हाट इज F1, फोर्स निकलवाया उसने। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे को g से g को कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए। मुझे जब फोर्स निकलवाया है तो mg hg रखना है, यही वैल्यू मेरे से पूछी गई है। मैं इसको स्मॉल f1 या ये वाला जो कह रखा है इसको कह सकता हूं अननोन क्वांटिटी, और कैपिटल M मेरे को 1350 दे रखा है, g की वैल्यू 9.81 दे रखी है।
अब इसमें मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं और कैलकुलेशन करूंगा, आंसर बिल्कुल सही अपने आप से आ जाएगा। तो मेरी प्रोसेस यहां होती है कि मैं आपको तीन प्रोसेस दे दूं, फिलॉसफी दे दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो मैंने बताया उसको देखिए, फिर दोबारा से मैं ये कहना चाहूंगा जैसे जैसे वो क्वेश्चन आगे बढ़ाता है वैसे वैसे मुझे ये समझ आता चला जाना चाहिए कि मैं इससे क्या क्या निकाल सकता हूं। जैसे उसने रेडियस दी थी तो मैं एरिया निकाल सकता हूं, स्मॉल कहा था तो मैंने स्मॉल से ले लिया था। अब उसने दूसरी रेडियस दी कंपैरेटिवली बड़ी थी तो मैंने R2 कह दिया और एरिया को कैपिटल A कह दिया, एरिया निकालना सीख लिया यहां से। इसके बाद वो हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करता है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के अंदर छुपा हुआ है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का ये जो डायग्राम है ये मेरे दिमाग के अंदर जरूर आ जाना चाहिए। न्यूमेरिकल बनाते समय मैं इसको डायग्राम को बनाऊं ना बनाऊं फर्क नहीं पड़ता, बनाना भी नहीं चाहिए, अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन अगर आप रफ स्केच बनाते हैं और कहीं कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो एग्जामिनर के ऊपर एक हेलो इफेक्ट होता है कि नहीं बच्चे को कॉन्सेप्ट तो पता है, कहीं ना कहीं वो मैथमेटिकल लैग कर रहा है इसलिए आंसर उसका गलत हुआ है। तो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में जिस समय आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर डायग्राम बना देंगे तो वो गलत कुछ नहीं होगा, बढ़िया बात होगी, बना देना चाहिए आपको। और अगर टाइम आपके पास कम है तो बचना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया और कैलकुलेशन आप कीजिए और आंसर इसका निकाल के दीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही। ये देखिए पहले तो इसको देख लेते हैं, F1/A1 इक्वल्स टू F/A2 या F2/A2 वैल्यू जानी हम लोगों ने 9.81 से मल्टीप्लाई किया, रिक्वायर्ड एयर प्रेशर हमने निकाल के दे दिया, फोर्स निकाल के दे दिया। अब देखिए हमें कॉन्सेप्ट पता है, वो जो भी पूछता है अगर उसने फोर्स पूछा है तो फोर्स निकाल के देना है, यहां तक आंसर आपको छोड़ देना है अपना। और अगर उसने प्रेशर पूछा है तो प्रेशर आपको यहां तक निकाल के देना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये भी बड़ा मजेदार सा बच्चों के खेलने वाला है। ज्यादातर बच्चे अपने अपने स्कूल्स में एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करते हैं पास्कल्स लॉ के ऊपर, तो वही है। देखें, टू सिरिंज ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस विदाउट निडल। डिस्टेंस विदाउट निडल को हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ऐसा क्यों किया हुआ है? देखिए, नॉर्मली जो निडल होती हैं उन सबका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सेम होता है, बशर्ते वो बच्चे वाली निडल है तो अलग होगा, एडल्ट वाली निडल है तो अलग होगा, बुजुर्ग लोगों के लिए निडल है तो अलग होगा, जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसके लिए निडल का साइज अलग होगा। अगर हमें एनिमल्स को लगानी है उनका ब्लड प्रेशर अलग होता है तो उनके लिए निडल साइज अलग होगा। लेकिन नॉर्मली अगर मान लीजिए मैं एक एडल्ट पर्सन की बात करता हूं तो उसके लिए जो भी निडल होगी उसका सबका क्रॉस सेक्शन एरिया एक सेम होगा, इसलिए उसने कहा है कि विदाउट निडल। फिर तो आगे क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो गया तो। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। पास्कल्स लॉ में कहीं ना कहीं प्रेशर की बात हमें करनी होती है, और प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया होता है। जब एरिया ही सेम हो गया तो फोर्स अपने आप में सेम हो गई होगा, तो क्वेश्चन में बचा क्या? कुछ नहीं बचा। इसलिए उसने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ऐसी निडल्स विदाउट निडल्स हमने सिरिंज को यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। टू सिरिंज ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया विदाउट निडल्स फिल्ड विद वाटर आर कनेक्टेड विद ए टाइटली फिटेड रबर ट्यूब filled with water. Diameters of smaller piston and larger piston is 1 centimeter and 3 centimeter. काम की बात यहां पे आई रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में फिगर क्या बननी चाहिए? मेरे दिमाग में फिगर ये बननी चाहिए कि ये एक बड़ी कोई क्या है, सिरिंज है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। दूसरी सिरिंज ये कंपैरेटिवली पतले वाली है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंपैरेटिवली कम है। निडल दोनों में है नहीं, और अब इन दोनों को उसने एक ट्यूब के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया है। ये ट्यूब के थ्रू नॉर्मली बच्चे खेलते समय करते हैं हम लोग। यहां हमने पिस्टन बनाया, ये पिस्टन बनाया, नो डाउट ये पिस्टन के आगे हम लोगों ने हैंडल लगा दिए। इस पूरे के अंदर क्या फील्ड है? इस पूरे के अंदर वाटर फील्ड है। अब वाटर ही क्यों लिया है? क्योंकि वाटर जो है इनकम्प्रेसिबल है। अब आगे बढ़ते हैं जी, क्या कह रहे हैं। चलो, यहां इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगेन आप यहां से पाई r1 स्क्वायर से एरिया निकाल सकते हैं, यहां से पाई r2 स्क्वायर से एरिया निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वो क्या कहता है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन। जो लार्जर पिस्टन है उसके ऊपर फोर्स निकालना है, यानी यहां पे मेरे को फोर्स निकालना है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है,
व्हेन ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन, यहां से जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो 10 न्यूटन का है। तो मुझे नहीं लगता डियर स्टूडेंट्स अब इसमें कुछ बचा। अब तो सब जानते हैं आप लोग, F अपॉन पाई R2 स्क्वायर प्रेशर ऑन दिस वन इक्वल्स टू अगेन 10 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स हमें दे रखा है, दैट इज पाई R1 स्क्वायर। ये यहां से कैंसिल आउट, आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो फोर्स इक्वल्स टू 10 R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर। ये कैलकुलेशन हम लोग जो है यही कर लेंगे बच्चे, अब इसमें वैल्यूज डालेंगे। ऐसा करने से जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो काफी एलिमिनेट हो जाते हैं, काफी बच जाते हैं। इस तरह से पहला पार्ट हो गया बच्चों। अब जरा हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ें, क्या कहता है वो। इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, अब स्मॉलर पिस्टन जो है उसको कितना 6 सेंटीमीटर क्या कर दिया उसने, पुश कर दिया। हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट, ऑब्वियसली जब इसको आपने पुश किया है तो ये बाहर की तरफ जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इधर से जो वॉल्यूम शिफ्ट होगा वही वॉल्यूम तो इधर जाएगा, ये मानते हुए कि जो वाटर है वो इनकंप्रेसिबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मुझे क्या करना है, इधर से वॉल्यूम शिफ्टेड को इधर वाले वॉल्यूम शिफ्टेड में डालना है। तो मैं डालता हूं, यहां से जो वॉल्यूम शिफ्ट होगा वो होगा मेरा पाई R1 स्क्वायर H1, इधर वॉल्यूम शिफ्ट के बराबर होगा, दैट इज पाई R2 स्क्वायर H2। अब अगर आप देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट, R1 R2 आपको दोनों दे ही रखे हैं, H1 आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट्स, और H2 आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां वॉल्यूम डिस्प्लेस का कॉन्सेप्ट था, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जितना लंबा क्वेश्चन होता है वो उतना ही आसान होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा उसमें करेज रखना होता है। तो आप देखिएगा बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है ये बात जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां से हम लोगों ने ये सीखा कि करना कैसे है। अब देखिए एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया और पास्कल्स लॉ लिख दिया, F1A1 = F2A2। यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली तो यहाँ से आंसर हमारा 90 न्यूटन निकल के आ गया। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम है, और कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर मेरे को ये कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही। कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही तो उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आप इंडिविजुअल टाइम लीजिए और मेरे पास आ जाइए, मैं आपको सिखाऊंगा ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। फिर नेक्स्ट पार्ट में इनकंप्रेसिबल हम लोगों ने यहाँ पे पहले कंसीडर कर लिया, ये रहा, इसको इनकंप्रेसिबल कहा है डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने। अब इनकंप्रेसिबल कहा है तो अगेन वही कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, क्या, वॉल्यूम डिस्प्लेस सेम होगा। ये यहां से हमने डाला L1A1 = L2A2। ये L जो है हमने अपने एक्सप्लेनेशन में H1 H2 से डिनोट किया था। सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम जो है पाई R² H होता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं एरिया की जगह पे पाई R² ये डाल दिया और H की जगह पे आपने लेंथ डाल दिया। दूसरी तरफ का डाला आपने L2 पाई R²। यहाँ से L2 आपने सेपरेट करना है तो L2 को अलग रखिए, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाइए, कैलकुलेशन करके दे दीजिएगा। अब एक स्टूडेंट पीछे से कहेगा कि सर ये तो सेंटीमीटर में आ रहा है, डजंट मैटर। वैसे आपका आंसर मीटर में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अब चूंकि सारे के सारे पैरामीटर्स उसने सीजीएस यूनिट सिस्टम में दे रखे थे, जब सारे पैरामीटर सीजीएस यूनिट सिस्टम में दे रखे थे तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आ गया तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की मैं बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम। अब ये लिक्विड कॉलम क्या है पहले ये समझें। देखिए जो लिक्विड कॉलम है वो हमारा क्यूबिकल होगा या क्यूबॉइडल होगा या सिलिंड्रिकल होगा, डजंट मैटर, वो किसी भी शेप में हो सकता है। यहां हमने जानबूझ करके जो कॉलम बनाया हुआ है वो क्यूबॉइडल बनाया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास में कॉलम है, इसके अंदर कोई भी लिक्विड हमारा फिल्ड है। अब इस लिक्विड की वजह से बॉटम पर इसके सरफेस पर प्रेशर कितना होगा ये बात हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स यहां पे क्या है, ये भी जो लिक्विड हम लोगों ने इसके अंदर फिल कर रखा है इसका वेट, यहां पे मेंशन भी किया हुआ है लिक्विड वेट।
तो लिक्विड वेट क्या होगा, m इंटू जी होगा बच्चों, और अपॉन में क्या है, एरिया है। अब मास की बात करोगे तो ऑब्वियसली मास जो है वो मेरा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा, इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अपॉन एरिया। डियर स्टूडेंट्स, अब ये वॉल्यूम इस कंटेनर का क्या होगा, इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा L इंटू ए, बाकी क्या है G और रो डिवाइडेड बाई A। अब ये L क्या है, L हम लोग कह सकते हैं इसका लेंथ, यहां पे H से डिनोट किया हुआ है तो मैं इसको H डिनोट कर देता हूं, डजंट मैटर, नाम है। तो H मैंने इसका हाइट लिया, हाइट इंटू एरिया या लेंथ इंटू एरिया, बात एक ही है। क्यूबॉइड का मेरा जो वॉल्यूम होता है वो H इंटू ए या L इंटू ए से ए कैंसिल आउट करूंगा, मेरे को मिल गया H रो G। डियर स्टूडेंट्स, ये जब भी मैं लिक्विड कॉलम की बात करूंगा तो हमेशा यही फॉर्मूला मेरा वैलिड होगा। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे मेरे को हमेशा निकालना होगा, वेयर H इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, रो इज द डेंसिटी एंड G इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहां कुछ एजम्पशंस हैं। जैसे पहला एजम्पशन ये है कि G जो है वो थ्रू आउट सेम है, यानी यहां पर और यहां पर जो G की वैल्यू है वो सेम है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा ये तो छोटा सा है तो इसमें तो G सेम होगा, हाँ बिल्कुल बच्चों, लेकिन अगर ये बहुत बड़ा कॉलम भी है, मान लीजिए 100 मीटर हाइट का कॉलम भी है, तब भी मेरे को G यहां पे कैसा लेना है, सेम लेना है। दूसरी चीज, जो डेंसिटी है लिक्विड की, वो डेंसिटी मेरे को यूनिफॉर्म लेनी है, चाहे मेरा लिक्विड कहीं भी कैसे भी फील्ड है। और H तो हाइट है, सारे के सारे पैरामीटर्स मेरे यहां पे किस में आएंगे, SI यूनिट सिस्टम में आएंगे। तो प्रेशर जो निकल के आएगा वो मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल कहता हूं, उसमें निकल के आएगा। अब लिक्विड कॉलम की हाइट को लेकर के, इसके थ्रू एक्सर्ट होने वाले प्रेशर को लेकर के हम लोगों ने आगे कुछ और चीजें मेंशन की हुई हैं, जरा उनको देखते हैं बच्चों क्या है। आई होप सो आपको लिक्विड कॉलम का कॉन्सेप्ट तो क्लियर आ गया होगा। अब इसमें देखिए एरिया हमारा एरिया से कैंसिल आउट हो गया है, तो हम लोग यहाँ ये बात अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि लिक्विड कॉलम मेरा किसी भी शेप का हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो क्यूबिकल हो या क्यूबॉइडियल हो, हर किसी में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बशर्ते क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो नो डाउट मेरा वो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाता है और मुझे फाइनल फॉर्मूले में एरिया कहीं भी नहीं मिलता है। इसका मतलब जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा और लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। ये बात मुझे यहां से समझनी है बच्चों। देखिए जरा, ये सारी चीजें मैंने यहां पे मेंशन कर रखी हैं। वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, मास इनटू जी, मास को लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को लिखा A इनटू H। अल्टीमेटली बॉटम की बात मैंने की, दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। हम लोगों ने यहाँ पे F ऊपर लिखा था, तो F ना लिख के हम थ्रस्ट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज टर्म्ड एज थ्रस्ट, तो मैं उसको फोर्स ना कह के नया नाम देता हूँ, क्या कहता हूँ, थ्रस्ट, जिससे कि मुझे ये पता लग जाए कि ये फोर्स किसी लिक्विड की वजह से लग रहा है। तो दैट इज थ्रस्ट ओवर एरिया, W ओवर A से कैंसिल आउट, P इक्वल्स टू H रो G। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ध्यान रहे ये फॉर्मूला हमारा विद लिमिटेशंस आया। लिमिटेशन क्या थी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो मेरा यहाँ पे यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के इफेक्ट को भी मैं कंसीडर करने लगूं तो मैं यहाँ पे एक नया टॉपिक पढ़ता हूँ, दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। अब इसको जरा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं इस लिक्विड के अंदर इस सिलेंड्रिकल वेसल की बात करता हूं, ये सॉलिड सिलेंड्रिकल वेसल है डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका बॉटम और टॉप का, और ये रेस्ट में है। कैसा है, रेस्ट में। इसका मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है तो कहीं ना कहीं थ्रस्ट मल्टीप्लाइड बाई एरिया जो टोटल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। थ्रस्ट की बात प्लस अभी इसमें वेट की बात और करनी होगी मेरे को, तो थ्रस्ट और वेट ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये मेरा फ्लोट कर रहा है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा,
कोई मोशन इसके अंदर नहीं है, तभी मैं कह सकता हूं कि इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 है। बस यहीं से मेरे को क्लू मिल गया डियर स्टूडेंट्स। जरा देखिए, मैं फोर्सेस की बात करता हूं। ये प्रेशर मेरा या थ्रस्ट जो है वो इसके ऊपर लग रहा है P1, तो मैं इसको कह सकता हूं P1 मल्टीप्लाइड बाई एरिया A, जो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। दूसरा, इस सिलेंडर का जो वेट है वो मेरा क्या है, mg है, तो वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। इसको बैलेंस कौन कर रहा है, नीचे की वजह से लगने वाला ये थ्रस्ट। अब नीचे की तरफ से लगने वाला जो थ्रस्ट है वो कितना होगा, ये होगा P2 इंटू A। नो डाउट अब मैं यहां से कहीं ना कहीं अपने मतलब की चीजें कुछ निकाल के दे सकता हूं। ये h हाइट का कॉन्सेप्ट है, तो निश्चित रूप से प्रेशर P1 और P2 जो है वो डिफर होंगे, h पर्टिकुलर हाइट पे है। ये मेरे को क्लू इक्वेशन मिल गया। अब इस क्लू इक्वेशन से देखिए मैं क्या क्या फाइंड कर सकता हूं। मैंने यहाँ एजम्पशन में क्या लिया हुआ है कि ये रेस्ट में है, एरिया ऊपर नीचे का बराबर है, लिक्विड की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, हाइट h है, साइडवेज जो प्रेशर लग रहा था या इसके ऊपर थ्रस्ट लग रहा था वो दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहा है, या ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। अब इस इक्वेशन से, क्लू इक्वेशन से मुझे क्या मिलता है, जरा देखिए मजेदार सा केस। ये रहा बच्चों, दैट इज F1 P1A, F2 P2A, और फिर वेट ऑफ द सिलेंडर वो नीचे की तरफ लगेगा, तो मैं यहां से वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन mg के टर्म्स में डाल देता हूं। इवन दैट मैंने इस मास को भी ब्रेकअप कर दिया है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में। अब ये वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का, और डेंसिटी किसकी है, सिलेंडर का जो भी अपना लिक्विड है, और जो भी उसका सॉलिड है या सिलेंडर का जो भी मटेरियल है उसकी डेंसिटी है बच्चों। तो इस तरह से मैं बात कर सकता हूं कि ये सिलेंडर का वेट है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। यहां पे मैंने इसको AH रो जी डाल दिया। निश्चित रूप से ये जो रो है ये डेंसिटी है किसकी, सॉलिड की। चलिए अब जरा हम लोग यहां पे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट डालते हैं, तो ये मेरे को मिल गया F2 माइनस F1 इक्वल्स टू W। और या मैं इस स्टेप से पहले वाला आपने वाला स्टेप लिखता हूं, दैट इज P2A माइनस P1A, दैट इज इक्वल्स टू AH रो जी। और ये हो गया मेरे पास P2 माइनस P1 इक्वल्स टू H रो जी। यानी जो प्रेशर का डिफरेंस है वो अगेन यहां से भी H रो जी के बराबर मेरे को मिल गया। एक कंट्रोवर्शियल चीज आप लोगों को यहां पे लग सकती है डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि यहां जब मैंने ये वेट की बात की है, वेट ऑफ द लिक्विड एक्टिंग डाउनवर्ड, तो ये जो है यहाँ पे डेंसिटी मैंने ले रखी है किसकी, लिक्विड की। अब लिक्विड की डेंसिटी क्यों ले रखी है ये बात मैं अभी आगे चल के आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा डियर स्टूडेंट, जब हम फ्लोटिंग की बात करेंगे तब एक बार एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो मैं अपनी तरफ से क्लियर कर दूंगा, लेकिन उस समय अगर क्लियर नहीं करता हूं तो मेरे को जरा आप रिकॉल करा देंगे। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा क्या, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की। पैराडॉक्स का मीनिंग सीधा सा होता है पहेली। अब ये क्या पहेली है जरा देखते हैं, बड़ी मजेदार सी पहेली है। इसमें अगर मैं देखता हूं तो फिगर में यहां तो मेरे को प्रेशर को इंडिकेट करने वाले मीटर लगे हुए हैं 3, और तीनों मीटरों में जो प्रेशर है वो मेरे को सेम दिखा रखा है। दूसरी तरफ हाइट जो है वो इन तीनों वेसल्स की सेम दिखा रखी है। तीसरी तरफ ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया बी के क्रॉस सेक्शनल एरिया से अलग है, सी के क्रॉस सेक्शनल एरिया से अलग है। यानी इन तीनों फिगर में जो अनकॉमन थिंग है वो है एरिया। तीनों का एरिया जो है वो अलग अलग है। कॉमन थिंग है हाइट तीनों में सेम है, प्रेशर तीनों में सेम है। तो ये पैराडॉक्स या पहेली जो है वो सिर्फ इतनी सी बात हम लोगों को डिस्कस करती है कि जो भी हमारा प्रेशर है वो हाइट के प्रोपोर्शनल होता है, जो भी लिक्विड कॉलम हाइट है उसके प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ में उसकी कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती। ये यहां पे पैराडॉक्स है या पहेली है, जिसको हम लोगों ने एक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आगे बढ़ना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, गैस प्रेशर के बारे में, एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को ये तीनों ही चीजें बार बार मिलती हैं। जब तक ये टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है,
गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, तब तक निश्चित बात है न्यूमेरिकल्स करने में हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा। काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। पहले तो मैं इस फॉर्मूले को ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। गेज प्रेशर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये मुझे जरूर समझना होगा। मैं सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, अभी हम लोगों ने लिक्विड कॉलम की बात की थी और यहां पर जो प्रेशर बताया था वो बताया था एच रो जी। अब जरा समझिए कि जो एयर है वो भी तो फ्लूइड है, लिक्विड नहीं है ठीक है, लेकिन फ्लूइड है। इस फ्लूइड की अपनी कोई डेंसिटी होगी, एक सर्टेन हाइट तक हमारा एटमॉस्फेयर है, सब लोग जानते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर जगह काम करता है। ऑब्वियसली जो भी हमारा ये एयर का एक तरीके से कॉलम है, डजंट मैटर एरिया क्या है, एरिया के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए एरिया से फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो हाइपोथेटिकल सिलेंडर चूज किया है वो ज्यादा बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया का किया है या छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया का किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं यहां पे कि जो भी मेरे पास एयर का कॉलम है या एक सर्टेन हाइट तक जो एयर फिल्ड है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से प्रेशर लगेगा, कितना लगेगा, एच रो जी के बराबर लगेगा। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि मेरी बॉडी के ऊपर हर समय एक भारी भरकम प्रेशर काम कर रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जहां मैं खड़ा हूं इसके लगभग 8 किलोमीटर हाइट तक एयर है और वो एयर मेरे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। अब नो डाउट अगर मेरा हार्ट बार बार ब्लड को पंप ना करे, एक प्रेशर क्रिएट ना करे, तो मेरी जो वेन्स है वो बिल्कुल सिकुड़ जाएंगी। नॉर्मली ऐसा होता भी है, आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि जब भी कोई एनिमल डेड हो जाता है तो कुछ समय बाद, थोड़ा टाइम तो लगता है, उसकी बॉडी जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। उसके पीछे रीजन यही है कि हार्ट कंटिन्यूअस प्रेशर क्रिएट कर रहा है हमारी वेन्स के अंदर, तब जाकर के हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या किए हुए हैं, बैलेंस किए हुए हैं। तो अब मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। चलिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आने के बाद अब मैं बात करना चाहूंगा एब्सोल्यूट प्रेशर की। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, जरा इसको हम लोग समझें। डियर स्टूडेंट्स, मेरी बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, ये अपनी जगह पे है। मेरा हार्ट जो है वो प्रेशराइज कर रहा है, बैलेंस करने के बावजूद भी मैं कहता हूं मेरा ब्लड प्रेशर बीपी कितना है, सब लोग समझते हैं 80 120 नॉर्मल होता है। तो अब ये बेसिकली 80 120 क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारा एक तरीके से जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है उसका प्रेशर है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो हर जगह कॉमन है, ठीक है। अगर मैं नेट प्रेशर में से जो मैं मेजर करता हूं, मेजर करने के तरीके भी सीखूंगा, जो नेट प्रेशर है अगर उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, गेज प्रेशर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, गेज प्रेशर जो है वो नेट प्रेशर है, मुझे मिलता है, कब मिलता है, जब मैं टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा देता हूं। तो इस तरह से मुझे गेज प्रेशर क्लियर हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर क्लियर हो गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू हम लोगों ने सी लेवल पे दे रखी है 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये कहां से आती है ये बात अभी हम लोग सीखेंगे, लेकिन याद रखिए कि ये हमारा 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर हमारी बॉडी के ऊपर हमेशा लगाता रहता है। अब इस प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं मरकरी बैरोमीटर। अब मरकरी बैरोमीटर कैसे काम करता है ये बात मैं यहां जरा समझने की कोशिश करूंगा। अगेन कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रिंसिपल जो है वो भी इक्विलिब्रियम का ही है डियर स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर
ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जिसको पीए कहा है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जिसको पीए कह रहा हूं। नो डाउट बी पॉइंट पर ये जो मेरे पास लिक्विड कॉलम है जिसमें मैंने मरकरी को फिल किया हुआ है वो प्रेशर लग रहा है। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ पॉइंट सी पर, पॉइंट बी पर और इस पॉइंट पर प्रेशर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा बराबर होगा इस मरकरी कॉलम की वजह से लगने वाले प्रेशर के बराबर। तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन exerted by this liquid column मेजरमेंट कर सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इसको करने का तरीका क्या होता है? तरीका बड़ा सिंपल सा होता है। ये मेरे पास में सपोज ये एक ट्यूब होती है 100 सेंटीमीटर की या 1 मीटर की। इस ट्यूब के अंदर मैं पूरा मरकरी फिल कर लेता हूं और इस ट्यूब को इन्वर्ट करके मरकरी की एक टब के अंदर प्लेस कर देता हूं, जैसा यहां पे किया हुआ है। तो मैं क्या देखता हूं कि ये 76 सेंटीमीटर हाइट तक मेरा मरकरी इसके अंदर रहता है, ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो ये 76 तक ही क्यों गिरा? नॉर्मल सा इसका आंसर पहले दे चुका हूं कि 76 सेंटीमीटर हाइट का जो मरकरी कॉलम है वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है जितना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए ये सिर्फ 76 सेंटीमीटर तक खड़ा रहता है और बाकी तो नीचे डाउन आ जाता है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? H रो G होता है। H मैंने एक्सपेरिमेंटली निकाला है 76 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर था इसलिए मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। अब डेंसिटी किसकी लेंगे हम लोग? डेंसिटी लेंगे मरकरी की, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने मरकरी को ही क्या किया हुआ है? फिल किया हुआ है। दैट इज 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट का विशेष रूप से ध्यान रखें, इट इज इन एसआई, अगेन इट इज इन एसआई, मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से मैं 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम की वजह से लगने वाले प्रेशर को क्या कर सकता हूं? यहां कंप्यूट कर सकता हूं, जो कि मेरा बराबर है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब यहां मरकरी बैरोमीटर में एक दो बार छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे डिस्कस हो जाते हैं। व्हाई वी हैव चूजन हियर मरकरी? मरकरी की 3 खास बातें हैं। पहला, नॉन स्टिकी है। ये जो ग्लास की वॉल्स होंगी, नॉर्मली हम लोग इसका ग्लास के ही लेंगे क्योंकि हमें इसको देखना भी है कहां तक, किस लेवल तक ये गिर गया। तो ग्लास की वॉल्स के साथ में स्टिक नहीं करता, पहली खासियत। दूसरी खासियत, इसकी जो डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। अगर ज्यादा डेंसिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम लोगों को ज्यादा लंबा ट्यूब लेना पड़ेगा, काफी हाइट तक का ट्यूब लेना पड़ेगा। तीसरा, ये लस्टर्ड है, चमकीला है, तो हमें आसानी से विजिबल भी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग मरकरी बैरोमीटर में मरकरी को ही यूज करते हैं। अब इन तीनों चीजों को आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो अभी वैल्यू 2 मिनट पहले मेरे पास आई थी 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। तो मैं इसको क्या कह देता हूं? मैं इसको कह देता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे समझा रखी हैं आपको, एग्जाम में कैसे लिखना है इसके लिए। ये प्रेशर को मैंने यहाँ पे बताया और कैलकुलेशन की बात की, तो कैलकुलेशन के बाद में मेरे को ये रिजल्ट मिल गया 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अगर मैंने ऊपर गलती से 10⁵ लिखा था तो आप सही कर लेंगे, 10⁵ आएगा ये कैलकुलेट करने के बाद में। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? मरकरी बैरोमीटर का। अब मैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर की बात करना चाहूंगा। प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग एक ओपन ट्यूब मैनोमीटर भी यूज करते हैं। पहले मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा, फिर मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेशन में कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, कंस्ट्रक्शन ही हम लोग समझ लेते हैं, बड़ा आसान सा है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ये वाल्व ले लेते हैं, नो डाउट बंद है ये, इसमें कोई एयर या व्हाटएवर से कोई चीज नहीं जा सकती, लेकिन फ्लेक्सिबल वेसल है, ठीक है, जस्ट लाइक वो हॉर्न के पीछे वो लगा रहता है बलून टाइप, तो उस तरीके का है। और ये यहाँ हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सपोज मरकरी ही फिल किया हुआ है,
अब डियर स्टूडेंट नो डाउट क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में तो पास्कल्स लॉ मेरा कहता है ए और बी पे क्या होगा, सेम प्रेशर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लिक्विड कॉलम है जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उतना ही प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, तभी तो ये बैलेंस कंडीशन में। अब इसके ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है, इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है हमारा क्या, एटमॉस्फेयर। तो आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगेन अगर मैं ये जो मेरे पास अनबैलेंस्ड हाइट मरकरी कॉलम है इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर दोबारा से मैं निकाल सकता हूं। यहां पे भी मेरा एयर का प्रेशर काम करेगा बिकॉज ये ओपन एंडेड ट्यूब है, जबकि ऊपर वाले में ओपन एंडेड ट्यूब नहीं थी। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। इसकी कैलकुलेशन वही सिंपल सा प्रेशर इक्वल्स टू एच रो जी आ जाएगी। अब ये डिपेंड करता है आपने यहाँ पे लिक्विड कौन सा लिया हुआ है, जो भी लिक्विड लिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग आप प्रेशर निकाल पाएंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो देखिए हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, बशर्ते कुछ एजम्पशंस लेने होंगे। क्या क्या एजम्पशंस लेने होंगे, जी हमारा हर जगह पे सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा, जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट एटमॉस्फेयर। डेंसिटी एयर की हालांकि अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, लेकिन हम लोग यहाँ ये मान के चलेंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर की डेंसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, सेम है। और कितनी है, 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा ही सिस्टम में आगे। अब प्रेशर की मैं बात करना चाहता हूं तो इजीली निकाल के दे सकता हूं। अगेन फॉर्मूला मेरे को एच रो जी यूज करना है, तो यहां पे मैं डाल दूंगा। देखिए कैसे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट में डालूंगा H1 रो 1 G इक्वल्स टू H2 रो 2 G। अब ये क्या है, एक तरफ तो आपका था 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम और दूसरी तरफ था एटमॉस्फेयर। तो नो डाउट एटमॉस्फेयर की वजह से लगने वाला प्रेशर और जो मरकरी कॉलम की वजह से लगने वाला प्रेशर है, इन दोनों को मेरे को क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा डियर स्टूडेंट्स। तो मैं कंपेयर कर देता हूं। ये एयर का हाइट मेरे को पता करना है, H1 डेंसिटी ऑफ एयर मेरे को दे रखा है, दैट इज 1.3 इंटू 10 टू पावर 0 ही है, कुछ नहीं दे रखा। तो और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन में जी ही ले लेता हूं बिकॉज ऑफ दूसरी तरफ भी जी यूज हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरे पास मरकरी कॉलम है, मरकरी कॉलम है तो हाइट मेरी 76 सेंटीमीटर थी, तो 10 टू पावर -2 मैंने लिखा। डेंसिटी मेरे पास 13.6 इंटू 10 टू पावर 3 थी और जी मेरा सेम, तो मैं इसे कैंसिल आउट कर देता हूं। इस तरह से हाइट जो है एटमॉस्फेयर की वो मेरे को मिल जाएगी 76 इंटू 10 टू पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 1.3 इंटू 10 टू पावर 0। तो मैं यहां से निकाल के लेकर के आता हूं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7951 मीटर यानी 8 किलोमीटर के करीब ये निकल के आती है। तो एविडेंसेस भी यही कहती हैं कि जो अर्थ का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो नॉर्मली 8 किलोमीटर तक ही हम लोगों को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर भी निकाल सकते हैं जहां तक एयर है। अब डिफरेंट यूनिट्स की बात करें तो काफी पहले से करते आ रहे हैं। ऐसा यूनिट सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है प्रेशर की यूनिट, इसको पास्कल से हम लोग डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट सिस्टम में टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अब एटमॉस्फेयर 1 atm हम लोग यहां से मेंशन करके दे सकते हैं, दैट इज 1.013 into 10 power 5 पास्कल। इसी को 1 एटमॉस्फेयर कह दिया, लेकिन ये 1 एटमॉस्फेयर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा और 95 डिग्री लैटिट्यूड एंड मीन सी लेवल पे होगा, क्योंकि ये जो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बात करते हैं ये अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है। दिल्ली में अलग मिलेगा, बॉम्बे में अलग मिलेगा, न्यूयॉर्क में अलग मिलेगा, तो उसको हमें डिफाइन करना होता है प्रॉपर। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर भी हमने लिया था, यहाँ पे क्या टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिया था। टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोगों ने इसमें कंसीडर किया और 95 डिग्री लैटिट्यूड लिया है, वहां पे हम लोगों ने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की है। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अब और यूनिट्स की बात करें जिनकी खास जरूरत हम लोगों को नहीं होती, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसमें हम लोग मिली बार
की टर्म्स में इसको यूज करते हैं। अब देखिए ये बार और मिली बार क्या है, ये जरा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। देखो बच्चों, जो 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम हमने लिया था, इसी को हम लोग 1 बार के नाम से जानते हैं। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए ऐसा कुछ अरेंजमेंट लिया था और इस अरेंजमेंट में हमारा 76 सेंटीमीटर हाइट तक ये जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस से 76 सेंटीमीटर हाइट का मरकरी कॉलम था। तो इसी मरकरी कॉलम को मैं क्या कहता हूं, 1 बार कहता हूं। अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर शो करना शुरू कर दूं तो ये कितना हो गया, 760 मिलीमीटर हो गया बच्चों। तो यहां से मैं मिली बार का कॉन्सेप्ट लेके आ सकता हूं। 1 बार इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल आ रहा था, इसको मैं सीजीएस में कन्वर्ट करता हूं तो दैट इज 10 टू पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इसको मैं मिली बार कह दूं, मिली बार का मतलब सीधी सी बात है 10 टू पावर -3 का कॉन्सेप्ट, ये रहा 1 मिली बार इक्वल टू 10 टू पावर -3 बार, या मैं इसको कह सकता हूं 100 पास्कल। मैंने यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकाल के आपको दिया है। नो डाउट जो हमारा 1 मिली बार का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग 1 टॉर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, 1 टॉर के नाम से। तो 1 मिलीमीटर हाइट मरकरी कॉलम का जो प्रेशर होगा उसी को हम लोग कहते हैं 1 टॉर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप आ गई क्या, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.013 बार या 760 टॉर, जिसकी रेयरली हम लोगों को कभी जरूरत होती है, लेकिन मैंने यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीजों को आप लोगों को दे रखा है। बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसमें अटकने वाली कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या कहता है ये एग्जांपल नंबर 6। व्हाट इज द प्रेशर ऑन द स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। अब देखो यहां थोड़ा सा मुझे दिमाग लगाना होगा कि जब मैं किसी लेक के अंदर स्विम कर रहा हूं, स्विमर हो या मैं हो, कोई भी हो, तो नो डाउट मेरे ऊपर या स्विमर के ऊपर 2 प्रेशर काम करेंगे। कौन कौन से, मान लीजिए ये तो मेरे पास क्या है, वाटर है, और इस वाटर में कितना नीचे कह रहा है वो, 10 मीटर कह रहा है, 10 मीटर नीचे। तो यहां जो भी स्विमर होगा उस स्विमर के ऊपर, चलो कोई फिश ले लेते हैं, स्विमर नहीं है, तो इसके ऊपर 2 प्रेशर काम कर रहे होंगे। एक तो 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम प्लस जो एयर का कॉलम था, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। इस तरह से यहां पे मेरे को एक तरह से एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है या टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर P इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे पता है 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल होता है, प्लस ये जो एच रो जी है, एच यहाँ पे कितना है, 10 मीटर है, मेरे को दे रखा है। रो मेरे को किसका डालना है, वाटर का डालना है, क्योंकि वाटर के अंदर है ये, तो दैट इज 10 टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है बच्चों। और जी कितना है, 9.8 है। इस तरीके से मैं कैलकुलेशन करके, जिसका आंसर आपको यहाँ आगे दे भी रखा है, अपना आंसर दे दूंगा। बस समझने वाली बात ये थी इस क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो। व्हाट इज द प्रेशर कह रहा है, इसका मतलब टोटल प्रेशर हमसे पूछ रहा है। अगर वो गेज प्रेशर की बात करता तो सिर्फ ये 10 मीटर हाइट वाटर कॉलम की वजह से जो प्रेशर है वो मेरा गेज प्रेशर यहां पे कहलाता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है जिसको मैं यहां से निकाल के दे सकता हूं, और आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करना चाहूंगा। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे। एक छोटी सी बात मैं और समझा देता हूं वाटर की डेंसिटी को लेकर के। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोगों को करने हैं एज असाइनमेंट, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे क्या, डियर स्टूडेंट्स, जो वाटर की डेंसिटी है उसका कॉन्सेप्ट, हालांकि है तो बहुत छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ ब्रीफ कर देना चाहिए जिससे कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। मेरे घर की छत पे मान लीजिए एक पानी की टंकी रखी है, और पानी की टंकी का साइज जो है वो 1 मीटर लेंथी है, 1 मीटर ब्रेथ है, और उसकी हाइट भी कितनी है बच्चों, हाइट भी 1 मीटर ही है। क्या है बच्चों, हाइट भी उसकी कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, तो मैं यहां पे 1 मीटर कह देता हूं। इस तरह से इसका वॉल्यूम कितना हो गया,
इसका वॉल्यूम हो गया 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर, यानी 1 मीटर क्यूब। बस अब इस वाटर टैंक के अंदर जितना पानी भरा हुआ है, ये सब मैंने क्या भर दिया, पूरा ऊपर तक इसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है ना। तो जो भी इसके अंदर पानी भरा हुआ है उसके मास को 1 मीटर क्यूब से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे वाटर की डेंसिटी मिल जाएगी। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि इसके अंदर जो पानी भरा होता है वो कितना भरा होता है, 1000 किलोग्राम भरा होता है। तो 1000 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 1 मीटर क्यूब, ये आ गया मेरे पास वाटर की डेंसिटी, ठीक है। अब एक छोटी सी और बात, क्या कि ये डेंसिटी मेरी SI सिस्टम में आ गई, लेकिन अगर मैं इसको CGS सिस्टम में लाना चाहता हूं तो क्या करूंगा। CGS सिस्टम में लाने के लिए ये 1000 किलोग्राम को मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो ये ग्राम में आ गया बच्चों। और जो नीचे मेरा 1 मीटर क्यूब आ रहा था, इसकी जगह पे लिखूंगा 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर। इस तरह से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह से ये सारी जीरो जो है वो मेरी कैंसिल आउट हो गई। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी जो है वो CGS सिस्टम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग सीसी भी कहते हैं, सेंटीमीटर क्यूब सीसी। तो CGS में वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और SI सिस्टम में वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम ओवर मीटर क्यूब, या कोई बच्चा लिख सकता है 10⁻³ किलोग्राम ओवर मीटर क्यूब। तो ये कॉन्सेप्ट है वाटर की डेंसिटी को लेकर के। अब आई थिंक आप गलती नहीं करेंगे। अब यहीं से मैं ऐसे एक बात और समझने की कोशिश करूं, क्या कि अगर इसी वाटर टैंक में जिसकी लेंथ 1 मीटर थी, ब्रेथ 1 मीटर थी, हाइट 1 मीटर थी, मैं क्या फिल कर दूं, मरकरी फिल कर दूं साहब। अब मैंने इसके अंदर मरकरी फिल कर दिया, तो मरकरी कितना आएगा, 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। यानी मरकरी जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 13.6 टाइम्स मास इसके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए इसकी डेंसिटी जो है वो हम कहते हैं 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आई होप सो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ये छोटी क्लास का था। अब यहां जितने भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स डाल रखे हैं एज असाइनमेंट, उन सब के अंदर एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्या, जो ऊपर लिया था, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल्स टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर नॉर्मल है, हम लोगों को 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल लेना है, और गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर, इन दोनों में से कोई भी एक चीज हम लोगों को निकालने के लिए मिलती है। तो उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और हमें उसमें ये फाइंडिंग्स लानी है कि वो हमसे गेज प्रेशर पूछ रहा है, या एटमॉस्फेयर प्रेशर पूछ रहा है, या एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करना चाहेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आगे की चीजें आपकी क्लियर होंगी, इसलिए ये सारी चीजें आप लोग तैयार कर लीजिएगा।